हम आप लोगों को इकोनॉमी की क्लास दे रहे हैं। मैंने हर सेशन में आप लोगों को इकोनॉमिक्स अब बताना है आप लोगों को। इससे पहले मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी और उससे पहले उसके बाद ज्योग्राफी के कुछ सेशन को सॉल्व कराए थे। अब इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। इकोनॉमी का मतलब होता है बेसिकली अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब होता है धन की व्यवस्था करना, अर्थात धन किस तरीके से आए, सरकार के पास कहाँ से राजस्व आए, तो यही सब मिला करके जैसे अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है। जैसे कोई सरकार होती है, जैसे दो प्रकार की सरकारें होती है, एक केंद्रीकृत सरकार और एक विकेंद्रीकृत सरकार। केंद्रीकृत मतलब होता है आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट, और विकेंद्रीकृत मतलब होता है जो आपका स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे की जो स्थानीय सरकार होती है वो सब विकेंद्रीकृत सरकार के अंदर आती हैं। तो अगर हम कहें कि धन को हम मिड में रख करके, जो आपका धन है, मनी है, मिड में रख करके जो केंद्रीकरण सरकार और विकेंद्रीकरण सरकार हमारे लिए जो योजनाएं बनाती हैं तथा हमारे लिए जो नियम बनाती हैं, जो अनुपालन हम लोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। आप क्या कहोगे कि जब सरकार धन को केंद्र में रख करके, सरकारें दो तरीके की होती हैं, एक केंद्रीकरण सरकार, एक विकेंद्रीकृत सरकार। केंद्रीकरण का मतलब होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और विकेंद्रीकृत का मतलब होता है आपका कौन सा गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्थानीय स्तर की सरकारें होती है जैसे पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारी सरकारें क्या होती है, जब धन को मिड में रख करके हमारे लिए जो योजनाएं बनाती हैं, जो प्लानिंग हम हमारे लिए बनाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के कई सारे क्षेत्र होते हैं, हम हर क्षेत्र के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया, अर्थव्यवस्था होता ये है कि जब धन को केंद्र में रखते हैं केंद्रीकृत सरकार और विकेंद्रीकृत सरकार हमारे लिए जो योजनाएं बनाती हैं और योजनाओं को जो वो लोग अनुपालन कराते हैं, वही हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब अर्थव्यवस्था को जानने के लिए हम लोग कई व्यवस्थाओं के ऊपर चलते हैं, एक एक व्यवस्था के ऊपर जिक्र करते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी बताते हैं। आप लोग सुने होंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या इसी को हम लोग बोलते हैं बाजारवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आप लोगों की इकोनॉमिक्स में दो फैक्टर आता है, एक आप लोगों का डिमांड और दूसरा आपका सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई, इसी पे दो आपकी इकोनॉमिक्स चलती है। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जब किस पे निर्धारण करता हो? डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग और सप्लाई का मतलब होता है किसी चीज की पूर्ति करना। जब जहां की अर्थव्यवस्था मांग एवं पूर्ति के नियमों के आधार पर चलती है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मांग एवं पूर्ति, अगर उसकी मांग बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, मांग घटेगी तो पूर्ति घट जाएगी। उस व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये पूरी तरीके से फ्री होती है, इस पर किसी तरीके से सरकार का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इस इकोनॉमी को हम लोग फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र इकोनॉमी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, इस पर केंद्र का कोई दबाव नहीं होता है, केंद्र का कोई अंकुश नहीं होता है, इसलिए सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए इस अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं अहस्तक्षेपवादी अर्थव्यवस्था। इसके तीन नाम हो गए, और इसमें बाजारीकरण प्रबल होता है, इसमें प्रतिद्वंदिता की भावनाएं ज्यादा होती है, एक दूसरे में कंपटीशन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक क्या करना है? सेल करना है, बेचना है, तो इसमें कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए इस अर्थव्यवस्था को हम लोग प्रतिद्वंदी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पर वस्तुओं की कीमत मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती हो, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये खास करके उन सारे देशों में प्रचलन में है जहां पर जिसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ करने के साथ साथ उन लोग सभी आयामों को पार कर चुके हैं, वो विकास के उन सभी आयामों को पार कर चुके हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, रोड हो गया,
और लोगों के परिवहन की सुविधा, उनकी सड़क की सुविधा, उन लोगों के स्वास्थ्य की, उन लोगों की जीवन प्रत्याशा की, इन सारी चीजों पे जिन्होंने महारत हासिल कर ली हो, उसी व्यवस्था को हम लोग वहां पर इस तरीके की व्यवस्था अपनाई जाती है। आपने इसके कई सारे नाम देखे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजारवादी अर्थव्यवस्था, बाजारवादी अर्थव्यवस्था और हस्तक्षेपवादी अर्थव्यवस्था, प्रतिद्वंदी अर्थव्यवस्था। क्योंकि इसमें प्रतिद्वंदिता की भावना ज्यादा होती है, सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, या सरकार ऐसे समझ लीजिए सरकार का अस्तित्व तो होता है परंतु सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगली अर्थव्यवस्था जो आती है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जो मांग एवं पूर्ति के नियमों पर चलती है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर पूंजीवादी ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको हस्तक्षेपवादी अर्थव्यवस्था मिलेगा, अगर हस्तक्षेपवादी नहीं होगा तो आपको बाजारवादी अर्थव्यवस्था मिलेगा, अगर बाजारवादी अर्थव्यवस्था नहीं है तो आप लोगों को प्रतिद्वंदी अर्थव्यवस्था मिलेगा। ये चारों में से एक आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे। ये अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। पहला प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगला प्रकार होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी का मतलब होता है समाजवाद, समाज का मतलब होता है समाज में रहने वाले सारे लोग, और वाद का मतलब होता है भलाई। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर पूरी तरीके से क्या होता है, तो पूरी तरीके से सरकार का दबाव होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए इस अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण समाज कल्याण के हित के लिए किया जाता है या समाज कल्याण में किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे रूस, यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये अर्थव्यवस्थाओं को अपनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों का साथ या समाज के अंदर रहने वाले सभी वर्गों का विकास ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। कि वहां पर सरकार क्या करती है, सरकार लोगों को सब्सिडी देती है, सरकार लोगों को सब्सिडी देती है इसीलिए देती है क्योंकि वहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था जन्म लेती है। सरकार लोगों को आर्थिक रूप से रियायत देती है, गैस सिलेंडर के दाम में लोगों को आर्थिक रूप से छूट देती है, तो ये ऐसी व्यवस्था होती है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। तो जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण समाज कल्याण के हित के लिए किया जाता है, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगली व्यवस्था आती है आपकी साम्यवादी। पूछा जाता है पूर्व सोवियत संघ में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं समाजवादी। समाजवादी का मतलब आप लोग समझ गए, जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण समाज कल्याण के लिए किया जाता हो, उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका एक नाम और है, क्योंकि सरकार का इसमें नियंत्रण होता है, इसलिए इसे हम हस्तक्षेपवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्योंकि सरकार का इसमें पूर्णता दबाव होता है, इसलिए इसको हस्तक्षेपवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, हस्तक्षेपवादी अर्थव्यवस्था, इसमें बाजारीकरण नहीं होता है, प्रतिद्वंदिता की भावना नहीं होती है, सभी लोगों के साथ एक प्रकार का व्यवहार किया जाता है। इसमें यह नहीं होता है कि हम अधिक से अधिक अपनी वस्तुओं को लाभ के लिए, लाभार्जन के लिए अपनी वस्तुओं को सेल करें और वहां से अधिक प्रॉफिट को कमाएं, जैसे इस वाली अर्थव्यवस्था में था कि अधिक से अधिक अपने सामान को बेचना और वहां से मार्केट से अपने अधिक से अधिक मुनाफे को कमाना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरकार का दबाव होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का आंशिक रूप से यहाँ पे नियंत्रण होता है, इसलिए अर्थव्यवस्था को हम लोग हस्तक्षेपवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर जितनी जरूरत होती है, जितनी वस्तुओं की जरूरत होती है उतनी ही सप्लाई की जाती है, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब उससे ज्यादा नहीं, बल्कि जितनी वस्तुओं की जरूरत है, जितनी लोगों की डिमांड है, जितनी लोगों की खपत है, उसी हिसाब से जो वहां पर की जाएगी, उसी व्यवस्था को हम लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लोगों की डिमांड के ऊपर जितनी लोगों की डिमांड होगी उसी हिसाब से वहां पर प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो उसी व्यवस्था को हम लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं।
साम्यवादी अर्थव्यवस्था आजकल किसी लगभग देशों में नगण्य है। आप लोगों की 3 अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और लास्ट जो आप लोगों का इन सभी का मिश्रण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्रितवादी या मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी का मतलब क्या होता है, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों लोग मिलकर के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसे हम लोग मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जैसे भारत में पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है, यहाँ पर कैसी अर्थव्यवस्था है तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब होता है जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों लोग का कोऑर्डिनेशन हो और दोनों लोग कोऑर्डिनेशन से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करें और उत्पादन करने के बाद दोनों लोग मिलकर के उसका लाभ कमाएं, लाभार्जन करें। यहाँ पर एक लोग नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर हावी हो जाए या प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाए, यहाँ दोनों लोग का आपसी सामंजस्य ही स्थापित होता है, उसे हम लोग मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आप लोगों ने इन 4 अर्थव्यवस्था के बारे में सुना। पूंजीवादी जहां पर बाजारीकरण लागू होता है, जहां पर वस्तुओं की कीमत मांग एवं पूर्ति के आधार पर तय की जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत किसके लिए किया जाता है तो समाज कल्याण के लिए किया जाता है। साम्यवादी जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत वहां पर रहने वाले लोगों के कंजप्शन पे की जाती है, उन लोग कितना खपत करते हैं उसी हिसाब से वहां पर जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, तो उस अर्थव्यवस्था को हम लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर और निजी सेक्टर दोनों लोग मिलकर के आपस में उन लोगों की सहभागिता हो, उसे हम लोग मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्वेश्चन आता है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ये आप लोगों के कुछ प्रकार थे, कुछ प्रकार हम और बताते हैं आप लोगों को। एक खुली अर्थव्यवस्था होती है और एक बंद अर्थव्यवस्था होती है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है जहां पर सरकार का, या आप लोग ऐसे समझिए जहां पर आपस में एक दूसरे से लेन देन संभव है। जैसे आपस में एक दूसरे का लेन देन का मतलब ये होता है कि हम लोग आयात और निर्यात एक दूसरे देश से एक दूसरे कंट्री से एक दूसरे कंट्री में होता है, तो उसे हम लोग खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वो होता है जहां पर एक दूसरे का आयात निर्यात आपस में बंद होता है, अर्थात यहाँ की वस्तुएं न बाहर जा सकती है न बाहर की वस्तुएं अंदर आ सकती है, तो उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ये इतनी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हैं। तो इन सारी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार में पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रितवादी, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। आप लोग अर्थव्यवस्था में इतनी बातों को देखिए, ये आप लोगों के अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक एक को अच्छे से डिफाइन किया। पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, साम्यवादी क्या होता है, मिश्रितवादी क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है और बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब आप लोग देखते होंगे जो आप लोगों का, जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ते होंगे तो आप लोग कुछ सेक्टर को देखते होंगे, कुछ सेक्टर के विषयों में देखते होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा HDI होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। नेक्स्ट टॉपिक पे देखिएगा आप लोग HDI के बारे में सुने होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI की अवधारणा, HDI की अवधारणा 1991 के दशक में आई थी। इसको लाने का श्रेय प्रोफेसर अमर्त्य सेन को और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है। इन दोनों के श्रेय से ये HDI की अवधारणा आई थी। HDI क्यों आया था तो HDI भारत में विकास दर को मापने के लिए आया था कि भारत की विकास दर कितनी ग्रोथ कर रही है। इसके कुछ कुछ फैक्टर हैं, कुछ कुछ आयाम हैं जिससे HDI का हम लोग मापन करते हैं। जैसे HDI का मापन हम लोग कैसे करते हैं तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं, आप लोगों को उन सारे फैक्टर को जानना है। एक तो आप लोगों का शिशु मृत्यु दर, या आप लोग जिसे हम लोग बोलते हैं, एक बात आप लोग देखिएगा, जैसे हम लोग शिक्षा देखते हैं, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है कि आदमी मिनिमम कितने ईयर जीता है, मिनिमम उसकी एज कितनी है, मिनिमम कितने वर्ष जीता है। और शिक्षा हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया, और आप लोगों का PCI हो गया। PCI का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम।
पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय हम कब निकालेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय जब हमारा टोटल नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा, अर्थात एनएनपी, जिसे हम लोग बोलते हैं एनएनपी, राष्ट्रीय आय में मैंने उसको डीप में बताएंगे एनएनपी होता क्या है। आप लोग यहाँ पे जानिए पीसीआई का मतलब क्या होता है। अगर एक देश के अंदर जितनी टोटल इनकम जनरेट हो रही है उसमें जो खर्चों को निकाल करके उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। तो ये एसडीआई निकालने का तरीका है। शिक्षा को, जीवन प्रत्याशा को और पीसीआई को, तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से उसको रेटिंग करते हैं। तो इसमें एक उच्चतर, एक मध्यम, एक निम्नतर, ये इस आधार पे कैटेगराइजेशन किया गया है। नॉर्वे का पहले नंबर पे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। तो आप लोगों से पूछा जाता है एसडीआई की अवधारणा कब आई थी, 1991 के दशक में। इसको लाने का श्रेय प्रोफेसर अमर्त्य सेन और दूसरे महमूद उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा भारत में विकास दर मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, तो आपका एचडीआई है। इससे पहले आप लोगों का आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि का भी कंसेप्ट आया था, लेकिन आप लोगों को एसडीआई की अवधारणा में कौन कौन से फैक्टर, शिक्षा देखी जाती है, स्कूलिंग ईयर देखा जाता है, स्कूलिंग ईयर एक बार उसके जन्म के समय, और ये जीवन प्रत्याशा में आप लोगों को देखा जाएगा, और पर कैपिटा इनकम, इन तीनों से इसका निर्धारण किया जाता है। तो ये आप लोगों की मेरी क्लास थी अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की। तो इसमें आप लोगों ने इतनी चीज को देखा, बाकी आगे हम आप लोगों को आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।